बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेसन नंबर 9 में आप सब लोगों को खुशामदीद। जैसे कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 2 नज़र आ रहा है, क्योंकि इससे पहले लेसन नंबर 8 में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को वर्ब पे क्लोज़ कर दिया था। मेरा ख्याल था कि वहाँ तक समझा देना काफ़िर है, लेकिन अब आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट 2 रेडी किया है, क्योंकि मेरा इरादा था कि आप में से बहुत से लोग जो है बहुत जल्द जो है जुमला बनाना सीखने की ख्वाहिश रखते होंगे। तो इसीलिए मैं इस पार्ट को स्किप करना चाहती थी, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों की राय के बाद मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट नंबर 2 बनाया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पार्ट नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि आपको जो पहला वर्ड दिख रहा है वो एड वर्ब है। AD एड VERB वर्ब। जो लोग इंग्लिश से वो रखते हो, अब आजकल तो इंग्लिश इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। बेशक ऐसा होता होगा कि आपको प्रॉपर्ली बहुत सी चीज़ें नहीं आती होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें तो हमारे उर्दू ज़ुबान में ही जो है हम उसको बोलते हैं। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो ऐड आपको पता है कि जमा करना। अगर हम इस लफ्ज़ को देखें ऐड वर्ब को, तो आप इसको देखें यानी कि ऐसा वर्ड जो वर्ब में ऐड किया जाए, कुछ ऐसे अल्फाज जो वर्ब में जो है वर्ब में उसको शामिल किया जाए। तो कैसे ये तो एक मैंने ऐड वर्ब के आपको अपने तौर पे एक मीनिंग दे दी है। दूसरे मैं अगर आपको इसको तारीफ़ इसकी बताऊँ, इसकी डेफिनेशन बताऊँ कि आप एडवर्ब को कैसे पहचानेंगे जुमले में कि एडवर्ब क्या होता है। ऐसा कोई भी लफ्ज़ जो आपके दिमाग में क्या, क्यों, कैसे के सवालात पैदा करे, तो आप समझ जाएं कि ये लफ्ज़ क्या है एडवर्ब। तो जैसे आपको जो है हमने एक जुमला लिखा कि बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा है। अगर हम ये बोलते हैं कि बच्चा रो रहा है, तो भी उर्दू के लिहाज से अगर एक बिलक बिलक को हम हटा के सिर्फ कहें कि बच्चा जो है रो रहा है, तो भी जुमला द चाइल्ड इज़ वीपिंग, जुमला कंप्लीट है। अब बिलक बिलक कर रो रहा है यानी ये आपने बच्चा रो रहा है, ये जुमला जो है आपका पूरा हो जाता है। लेकिन अगर आप उसके रोने का अंदाज़, रोने की कंडीशन बयान करें, यानी कि कैसे रो रहा है, क्यों रो रहा है, इस तरह के सवालात, क्या ये आवाज़ किस चीज़ की चल रही है, तो बच्चे की रोने की आवाज़ चल रही है, इस तरह के मतलब ऐसा वर्ड, ऐसा हुर्फ जो आपके वर्ब में, जैसे वर्ब मैंने आपको लास्ट चैप्टर में, पिछले चैप्टर में एक्सप्लेन कर दिया था कि किसी भी, यानी अगर हम एक सिंगल लफ्ज़ में वर्ब को डिफ़ाइन करें, उसकी तारीफ़ बताएं, तो एक्शन यानी कोई अमल, कोई हरकत, वो वर्ब था। अब जैसे उर्दू में आपको पता है कि रो रहा है, इंग्लिश में इसकी इंग्लिश होती है वीपिंग, सही है। अब द चाइल्ड इज़ वीपिंग, बच्चा रो रहा है, बात ख़त्म होगी। अब बिटरली यानी कि वो बिलक बिलक के रो रहा है। इसी तरह मरीज़ आहिस्ता चल रहा है, तो हम लिखेंगे द पेशेंट इज़ वॉकिंग। जुमले थोड़े सेंस वाइज भी अल्फाज के साथ मिले होने भी चाहिए। द पेशेंट इज़ वॉकिंग, किस तरह चल रहा है वो, स्लोली। SLOWLY, स्लोली। अच्छा, एडवर्ब को वैसे तो मैंने बहुत आसान अल्फाज में कहा कि ऐसा कोई भी हर्फ जो आपको क्या, क्यों या क्या के सवालात में घुमा दे, ऐसे अल्फाज जो आपके दिमाग में इस तरह के सवालात पैदा करे, जो क्या हो, क्यों हो, कैसे हो, तो आप समझ जाएं कि ये एडवर्ब है। दूसरा मैंने आपसे कहा कि वर्ब में ऐसा लफ्ज़ जो वर्ब में इजाफा करे। देखिए अब यहाँ बात ख़त्म होगी, द चाइल्ड इज़ वीपिंग, लेकिन इसको मज़ीद डिफ़ाइन करने के लिए, मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हमने बिटरली का वर्ड जो है वो यूज़ किया। इसी तरह द पेशेंट इज़ वॉकिंग, हमारा जो ये जुमला है वो एक तरह से पूरा हो गया है कि मरीज़ जो है वो चल रहा है, लेकिन आहिस्ता, सही है। और इंग्लिश में हम कहेंगे स्लोली, SLOWLY, स्लोली जो है उसने जो है वॉकिंग को और मज़ीद जो है डिफ़ाइन कर दिया है। तो वैसे मैं जो है इंशाल्लाह आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये तो अब उन लोगों के लिए कोर्स है कि जो बस सिर्फ थोड़ी बहुत हाई नो लेना चाह रहे हो, सेंटेंस की तरफ आना चाह रहे हैं,
और मतलब चाह रहे हैं कि उनके पास नॉलेज हो कि वर्ड एडवर्ब क्या होता है। लेकिन अगर आप जैसे स्टूडेंट्स हैं और आप डीपली एडवर्ब को स्टडी करना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए इसका डीपली लेक्चर लेकर आऊँ, जिसमें एडवर्ब की जो है काइंड्स भी हो, जिसमें हाउ टू मेक एडवर्ब भी हो, क्योंकि हम बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। जैसे आपने एल वाई ली देखा कि अक्सर एडवर्ब में आपको एल वाई ली नज़र आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एल वाई ली आपको हर एडवर्ब में नज़र आए। तो मैंने यहाँ कुछ एडवर्ब्स की एग्ज़ाम भी लिखी है। जैसे आफ्टर में कोई ली नहीं है, अक्सर लोग ये समझते हैं कि एल वाई ली लगा लिए तो आपका एडवर्ब हो जाता है। हैप्पी जो है वो एडजेक्टिव है, मगर उसी हैप्पी को अगर हम एल वाई ली लगा देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। अब इसी तरह आप क्वाइट देखें, हाउ, व्हेन, वेयर, वेरी, केयरफुली, ये अल्फाज तमाम एडवर्ब की एक कॉमन एग्जांपल है, एक आम सी मतलब ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ये एग्जांपल्स हैं, ये मिसालें हैं। मैंने अब दोबारा आपसे कहूँगी कि एडवर्ब जो है एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर स्टूडेंट्स जो है वो इसको स्टडी करना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह सून मैं जो है इसके कंप्लीट लेक्चर आपके लिए लेकर आऊँगी। अब आते हैं प्रपोजिशन पे। प्रपोजिशन में आपने देखे मैंने एक वर्ड लिखा है डायरेक्शन, यानी कि सिमत। उर्दू में अगर हम इसको बोलें तो सिमत यानी ऐसा हर्फ, ऐसा लफ्ज़, सॉरी, ऐसा लफ्ज़ जो हमें सिमत बताए, एक डायरेक्शन दे दे, वो प्रपोजिशन होता है। अब सिमत हर लिहाज से हो सकती है। जैसे मैंने एक आम सी एग्जांपल आपको दे दी कि बिल्ली मेज़ के नीचे है। बिल्ली कहाँ है? बिल्ली मेज़ के नीचे है। तो इसमें जो लफ्ज़ हमारा नीचे है ये प्रपोजिशन है, इसने आपको डायरेक्शन दे दी कि बिल्ली कहाँ है। इसी तरह वो हमारे घर के करीब रहता है, यानी कि वो कहाँ रहता है? करीब रहता है। अगर हम ये वर्ड, इसी तरह तीसरा जुमला है, मैं एक बड़े शहर में मैं रहती या रहता हूँ। तो अगर हम इन वर्ड्स को स्केप कर दें, हटा दें, तो आप जुमले पे देखिए बिल्ली मेज़ के है, यानी प्रपोजिशन एक अहमियत रखता है। प्रपोजिशन का जानना, मालूम होना और इसका इस्तेमाल आना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रपोजिशन हटा देते हैं तो जो एक जुमला है वो आप पे वाज़ेह नहीं हो रहा है कि बिल्ली मेज़ के है। बिल्ली मेज़ के है क्या? वो हमारे घर के रहता है, वो हमारे घर के क्या? तो अब प्रपोजिशन क्या है? अगर आपसे कोई वन वर्ड में कि भाई एक लफ्ज़ बता दो जिससे प्रपोजिशन, तो आप बता दें सिमत। सिमत यानी कि मैं एक बड़े शहर में रहती हूँ या रहता हूँ। तो उर्दू में तो चेंज होता है, आपको पता है कि इंग्लिश में इंशाल्लाह आपको पता चल भी जाएगा कि अगर आप लोगों को फ़िलहाल अभी पता नहीं है तो आपको पता चल भी जाएगा कि उर्दू में रहता है, रहती ही, इस तरह होता है। लेकिन इंग्लिश में जो है आप मोनस के हिसाब से बनाओ या मुज़क्कर के हिसाब से बनाओ, इंग्लिश एक ही होती है। सो आई लिव इन आ बिग सिटी। सही। तो ये क्या है कि अब इसमें जो इन है वो आपका प्रपोजिशन है कि आपने मैं रहता हूँ। इस मैं का मतलब मैं माई सेल्फ नहीं है, बल्कि इस मैं का मतलब कि उसके मतलब उस में किसी चीज़ के अंदर कहीं में। तो इस तरह ये आपको डायरेक्शन दे रहा है कि मैं एक बड़े शहर रहता हूँ। मैं एक बड़े शहर रहता हूँ मतलब क्या? मैं रहता हूँ, यानी उस में रहता हूँ। इसी तरह बिल्ली मेज़ के नीचे है, आपने उसकी एक जगह बता दी, डायरेक्शन बता दी। वो हमारे बिल्ली, जैसे कैट is under the table, TABLE table, under the table, राइट। तो जो अंडर है यानी कि नीचे, ये आपका प्रपोजिशन है। देखिए अगर आपने इंग्लिश नहीं भी पढ़ी है, उर्दू आपको आती है, तो आप ख़ुद देखें कि ऐसे अल्फाज को तलाश करें कि वो अल्फाज जो आपको सिमत बताते हों। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको मैं बहुत सारे प्रपोजिशन लिख कर दूँ। आपको उर्दू आती है, आप ख़ुद सोचें कि ऐसे कौन से अल्फाज हैं जो हमें डायरेक्शन बताते हों, जो हमें सिमत बताते हों। अब वो हमारे घर के करीब रहता है तो ही, क्योंकि जुमले से लग रहा है कि वो लड़का है। मैंने आपको प्रपोजिशन प्रोनाउन में बताया था कि वो के लिए हमारे पास इंग्लिश में 3 वर्ड होते हैं। अगर वो लड़का होता है तो वो ही होता है। ही रहता है, ही लिव्स नियर आवर हाउस। सही। वो हमारे घर के NEAR नियर, करीब। तो ये आपने उसकी डायरेक्शन बता दी। तो इस तरह इसके भी कॉमन यानी आम जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रपोजिशन है उसमें ऑफ, ऑन, बाय, अप, डाउन, अंडर, अक्रॉस,
इन इट, फॉर, यानी ये तोहफा किसके लिए आया, फॉर उसके लिए आया है। तो एक डायरेक्शन जो है आप बता देते हैं। इसी तरह हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कंजंक्शन, CONJUNCTION। मैंने आपको बताया था कि TION जहाँ कहीं भी आप देखें इसको शन की आवाज़ निकालिएगा। अब हम आते हैं कि कंजंक्शन क्या होता है। मैंने बहुत कोशिश की कि बहुत आम अल्फाज में आपको जो है समझाऊं, लेकिन आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि क्या मैंने बहुत आम अल्फाज, बहुत आम तरीका इस्तेमाल किया है, बहुत आम फहम लेकर आई हूँ आपके लिए। तो जब तक आपका कमेंट नहीं मिलेगा तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या आपको मेरे ये टॉपिक्स, ये लेसन समझ में आ रहे हैं और कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसे मेरे कुछ व्यूअर्स ने कहा कि वो इनमें से कुछ पार्ट्स को डीपली भी स्टडी करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह सून जो है मैं उनके लिए जो है अपलोड कर दूँगी। तो वही है कि जो आपकी डिमांड होगी उसके हिसाब से ही आपको जो है लेक्चर जो है मिलेंगे। अब हम आते हैं कि कंजंक्शन क्या होता है। बहुत ही आसान अल्फाज में कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है, देखिए मैंने आपको बता दिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड है, सही है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड है। अगर मैं आपको प्रपोजिशन की तरफ लेकर आऊँ तो प्रपोजिशन में आप देखिए कैट क्या है, कैट आपका नाउन है, टेबल क्या है, आपका नाउन है, ही क्या है, आपका प्रोनाउन है, लिव्स आपका क्या है, वर्ब है, और आवर आपका क्या है, प्रोनाउन है, और हाउस आपका क्या है, नाउन है, राइट। तो देखिए एक जुमला बनाते हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी पार्ट मैं आपको पढ़ाऊँ तो उसको एक लेटर ना समझिएगा, बल्कि एक वर्ड ही, तमाम पार्ट्स में एक एक वर्ड को डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। कंजंक्शन का पार्ट जो है वो भी छोटे छोटे वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। अच्छा, हम कैसे पहचानें कंजंक्शन की पहचान या इस्तेमाल क्या है। तो ऐसे वर्ड जो दो फ़िक्रात को, यानी कि दो जुमलों को मिलाता हो या दो अल्फाज को मिलाता हो, तो उसको हम जो है कंजंक्शन कहते हैं। अब दो एक जैसे हरूफ का मतलब क्या हुआ कि अली एंड सारा आर सिबलिंग्स, अली और सारा बहन भाई हैं, सिबलिंग्स यानी वो दोनों बहन भाई हैं। सिस्टर ब्रदर्स भी जो है थोड़ा सा वो हो जाते हैं, सिस्टर ब्रदर को कंबाइनली हम कहते हैं सिबलिंग्स। कॉमन वर्ड है, आजकल यूज़ होता है कि वी आर सिबलिंग्स या शी इज़ माई सिबलिंग। अगर एक है तो सिबलिंग और अगर ज़्यादा है तो सिबलिंग्स। अच्छा, अब दूसरा अब आप देखिए यू मे गो, आप जा सकते हैं, सही। वैन यू वॉन्ट, आप जब भी चाहें, आप जब चाहें आप जा सकते हैं। मैंने ये हिस्सा इसलिए स्किप किया था क्योंकि मैंने ये सोचा कि पहले मैं टेंस में, सेंटेंस में तो मैंने आपको जुमला मेकिंग सिखा दिया है कि कैसे एक जुमले को बनाया जाता है, सही है। अब जो दूसरा टॉपिक है टेंस, वो मैं शुरू करवा रही थी क्योंकि ये थोड़ा सा ये जो टॉपिक्स हैं, कंजंक्शन हो गया, प्रपोजिशन हो गया या एडवर्ब हो गया, तो मुझे ऐसा लगा था कि इसके लिए आपको ज़रूर जो है एक टेंस, एक जुमला पहले और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें। लेकिन फिर आप लोगों की ये राय थी कि नहीं पहले मैं इसको कंप्लीट करूं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने अपने एक नोट्स बना रही हूँ, आप भी इस तरह नोट्स बनाएं, और जब आपके ये नोट्स कंप्लीट हो जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच के, और फिर जहाँ मैं कंजंक्शन का नाम लूँ या प्रपोजिशन का नाम लूँ, तो नोट्स आपके प्रिपेयर होंगे, वहीं आप दोबारा एक नज़र इस पर डालेंगे तो आपको तमाम चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, तमाम चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। तो अब देखिए यू मे गो, आप जा सकते हैं, एक जुमला कंप्लीट हो गया है, सही है, आप जा सकते हैं। ये जुमला हम एक तौर पे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसके भी दो पार्ट कर रही हूँ कि जैसे आप जा सकते हैं, सही। तो ये जुमला उर्दू, मैंने कहा ये हमने उर्दू व्यूवर्स के लिए कोर्स डिज़ाइन किया है, जिनको उर्दू आती है वो उर्दू से इंग्लिश में जो है ट्रांसलेशन करना चाहते हैं या उर्दू से इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, तो ये फ़िलहाल उन लोगों के कोर्स है, उर्दू से इंग्लिश की तरफ। तो देखिए ये जुमला जैसे उर्दू में आप देख रहे हैं कि आप जा सकते हैं, हम जैसे कोई आता है तो हम अपना काम उनसे करवा लेते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आप जा सकते हैं, सही। अब वैन, जब, सही। तो जब आप चाहें, आप चाहें, अब इन दोनों जुमलों को मिलाया है वैन ने। तो ये जो वैन है, ये जो एंड है, एंड ने दो एक जैसे हरूफ को, यानी कि नाउन है, इनको मिलाया है। इसी तरह वैन ने दो फ़िक्रात को मिलाया है, दो सेंटेंसेस को मिलाया है। जैसे इंग्लिश में तो उसको फ्रेज का वर्ड यूज़ किया जाता है, तो इनको मिलाए तो ये जो है हमारे कंजंक्शन कहलाते हैं। कॉमन कंजंक्शन भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ, जो आम तौर पे बहुत आपको नज़र आ रहे होंगे, एंड, बट, आफ्टर, बिफोर। अब बिफोर आपने एडवर्ब में भी पढ़ा होगा, वेयर, वेयर एवर, बिकॉज। तो बिफोर जो है
अगर आपके वर्ब ऐसे इस्तेमाल हुआ हो कि वर्ब में जो है इजाफा दे रहा हो कि, तो फिर आप जो है कह सकते हैं कि ये एडवर्ब है। लेकिन अगर आप देखें कि वो दो जुमलों को मिला रहा हो, दो जुमलों को कैसे मिला रहा हो, ही कैम, वो आ गया, सही है, बिफोर ही कैम बिफोर कमिंग मी, मेरे आने से पहले। अभी देखिए कमिंग मी, मेरे आने से पहले, इस तरह जो है आप बिफोर को जो है यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं इंटरजेक्शन पे। तो मैं आपसे फिर ये कहूँगी कि अगर कंजंक्शन की भी बहुत सारी वो हैं, मतलब ये थोड़ा सा आपको पज़ल कर देंगे। मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि मैंने इसीलिए इसको स्किप करना चाह रही थी कि आपको ये वर्ड्स थोड़े से पज़ल कर देंगे कि बिफोर एडवर्ब में भी है, बिफोर यहाँ भी है। तो आप देखिए एडवर्ब में वो किस वक्त यूज़ हो रहे होंगे, एडवर्ब में ऐसे यूज़ हो रहे होंगे कि वर्ब को, मज़ीद वर्ब को बताएं। और कंजंक्शन में इससे कैसे इस्तेमाल हो रहे होंगे कि एक जुमला आपका कंप्लीट हो गया, उसके साथ आप किसी एक लफ्ज़ को मिलाना चाहें, बिफोर मी, यानी बिफोर मी आप कमिंग को स्केप करके बिफोर मी, वो आ गया है बिफोर मी, अब आपने एक दो फिक्रात को जो है आपस में मिला ली। इसी तरह इंटरजेक्शन की तरफ हम आएंगे। इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन अगर आप उर्दू को देख लें, हैरत गम खुशी बेयकीनी आपको दिख रहा है, इससे क्या मतलब, यानी कि हैरत में, गम में, खुशी या बेयकीनी में आपके मुंह से बेसाख्ता जो अल्फाज निकलते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं, सही। यानी ये नहीं कि हैरत गम खुशी इनकी आप इंग्लिश लिख लें तो आप समझिए कि ये इंटरजेक्शन है, नहीं, बल्कि इस ये कंडीशन जब आप पर तारी हो जाती है, ये हालत जो आप पे तारी हो जाती है और आपके मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वो आपके जो है इंटरजेक्शन कहलाते हैं। मतलब जैसे आप जो है कोई क्रिकेट मैच जीत लेते हैं तो आप उसको कैसे कहते हैं कि हमने जीत लिया है, हमने मैच जीत लिया, तो हम कहते हैं वी हैव वन द मैच। अब जिस वक्त मैच आपने शुरू किया होगा तो आपको ये पता नहीं होगा कि ये मैच हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, और अगर ऐसी कंडीशन हुई हो कि आप बिल्कुल हार रहे हो और अचानक से कुछ ऐसे हालात हो जाए जैसे वो कहते हैं कि 1 बॉल और 4 रन्स वाली कंडीशन हो जाए और उसमें आप जीत जाएं, तो उस वक्त आप देखिएगा सबके अलग अलग, कुछ आंसू से रो रहे होंगे, कुछ खुशी से नाच रहे होंगे। तो अलग खुशी के अपने अपने लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं इजहार राय के कि वो खुशी को कैसे खुशी का इजहार कैसे करते हैं। तो ये मैंने एक छोटी सी कोशिश की थी आप लोगों के लिए कि इंटरजेक्शन मैंने आपसे बताया। अच्छा, इंटरजेक्शन को इस्तेमाल कैसे करेंगे, अब हमने मैच जीत लिया है, एक आम सा आपको मतलब एक सेंटेंस दिख रहा है, लेकिन जब ये हुआ होगा ये सीन तो आपने लाजमी उर्दू में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए होंगे, तो इंग्लिश में खुशी के लिए जो है वर्ड्स होंगे। अब आपने जीता होगा तो आपके लिए खुशी है, जो हारा होगा और जो जीत की तरफ आ रहा होगा और वो अचानक से हार गया होगा तो उस वो क्या अल्फाज निकालेगा, वो लाजमी कहेगा ओ नो या ओ माई गॉड, इस तरह के अल्फाज निकाले जिसे हम कहते हैं ओ खुदाया, या आलस जैसे हाय हाय। जब किसी की अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अगर कोई गम वाली ख़बर आप सुनते हैं तो या आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ मैयत पे जो है औरतें जो है अपने आप को पीट रही होती हैं और हाय हाय के अल्फाज निकालती हैं, आलस उसको कहा जाता है। तो इस तरह के अल्फाज जो है, इस तरह के साउंड्स जो हैं आपके, इसके बाद आपने एक साइन जो है एक्सक्लेमेटरी साइन इसको कहा जाता है। इंटरजेक्शन का जो वर्ड आप लगाएंगे उसके बाद इन एक्सक्लेमेटरी साइन भी आपको लगाना पड़ेगा। तो ये आपके हुए। अब अगर आप खुश हैं, और खुशी के लिए और बहुत सारे वर्ड्स हैं लेकिन कॉमन वर्ड हमारे पास, यानी जुमला शुरू करने से पहले आप हुर्रे, क्योंकि अब अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को करेंगे तो जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को करेंगे तो लाजमी फिर उनकी खुशी। अब अगर हम जो है इंग्लिश में अपनी खुशी और गम का इजहार कर रहे हैं, अगर हम अफसोस कर रहे हैं तो हम हाय हाय तो नहीं बोलेंगे या हम ओह ओह तो नहीं बोलेंगे, सही है। तो लाजमी हम इंग्लिश में फिर इंग्लिश के ही वर्ड्स को बोलेंगे। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी इंटरजेक्शन के लिए, एक सरसरी नज़र है
अगर आप इन तमाम में से कोई भी टॉपिक को डीपली पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए यही है कि आप कमेंट्स करें। मैं इवन अगर एक कमेंट भी आपका आया हुआ होगा, किसी ने एक कमेंट भी किया होगा, तो इंशाल्लाह जिस टॉपिक पे किया होगा तो वो टॉपिक जो है कंप्लीट टॉपिक इंशाल्लाह उसको जो है मैं अपलोड करूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी, क्योंकि हम लोग जो भी चीज़ बनाते हैं उसमें बहुत मेहनत करते हैं, उसमें बहुत टाइम देते हैं। तो कम से कम इतना तो हमारा हक बनता है कि आप इस वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। और अगर आपको जो है, आप चाहते हैं कि मेरे जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें, आपको सर्च करने की ज़रूरत ना रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लस जो है आप बेल आइकन को दबाएं, तो मेरी वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन जो है आपको वक्त पर मिलती रहेगी। तो आई होप आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।